गुरुग्राम की हम चर्चा कर रहे हैं इस गुरुग्राम कॉन्क्लेव के जरिए कि गुरुग्राम में क्या उपलब्धियां अब तक हासिल हुई और क्या चुनौतियां हैं। और इसी कड़ी में समाज के अलग अलग वर्ग के प्रतिनिधि गेस्ट के तौर पर हमारे इस कॉन्क्लेव में शामिल हो रहे हैं और अब हम इस चर्चा के दौर को आगे बढ़ा रहे हैं एक नए सिरे से। तो आपको बताते चलें कि इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अंकुर गर्ग हैं, डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट मेट्रो हॉस्पिटल्स। बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ डीपी गोयल साहब हैं, आप फाउंडर मेंबर कैनविन फाउंडेशन। बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर अंकुर गर्ग, मेट्रो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम। बात गुरुग्राम की करें अगर हम, तो गुरुग्राम को क्या योगदान उस रूप में कि जहां हर व्यक्ति चाहता है कि उसे कम से कम खर्च में बेहतरीन सुविधा मिले इलाज की। वो ये चाहता है कि मेरी ज़रूरत चाहे जैसी भी है, एक अस्पताल, एक आसरा हो जहां मैं जाऊं तो मुझे ज़िंदगी मिल जाए, किसी को बीमारी है तो वो तकलीफ दूर हो जाए। कैसे उम्मीद बन रहा है मेट्रो हॉस्पिटल? देखिए, अगर मेट्रो हॉस्पिटल की बात करें तो मेट्रो हॉस्पिटल उस टाइम से है जब शायद मैंने अपनी मेडिकल एजुकेशन शुरू ही की थी। और मेरी एसोसिएशन की बात करें मेट्रो हॉस्पिटल से तो अभी बहुत ही रिसेंट है, लास्ट 4-5 महीने से। लेकिन मेट्रो हॉस्पिटल जो डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल हैं, जो डायरेक्टर और फाउंडर हैं मेट्रो हॉस्पिटल के, उनको सभी लोग जानते हैं। उनकी विजन है कि हमें क्वालिटी और एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज देनी है। हेल्थ केयर में जैसा कि हम सब जानते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन क्राई है, रोज मीडिया में भी है, हॉस्पिटल बिल्स को लेके और ये सब कुछ लेके। लेकिन सर की एक विजन है कि नहीं, इस हॉस्पिटल में हमें क्वालिटी हेल्थ केयर देनी है और एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे देनी है। अफोर्डेबल कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी में कट डाउन करना है या मेडिसिन में कट डाउन करना है या प्रोसीजर्स में कट डाउन करना है। तो आज की डेट में मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, जो कि इट्स अ कंसोर्टियम ऑफ 13 हॉस्पिटल्स अक्रॉस द कंट्री, सबके सब हॉस्पिटल्स में ऑलमोस्ट हर तरह की स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज अवेलेबल हैं। एंड it is one of the most reasonable quality hospitals across the country if we talk about. So ये मेट्रो हॉस्पिटल की योगदान है पब्लिक के लिए। और मैं आगे और क्या विज़न है और गुरुग्राम के लोगों को क्या और सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं, इस पर ही बात करूंगा आपसे। लेकिन गोयल साहब, हेल्थ सेक्टर से आप भी जुड़े हुए हैं। आपका एक अलग और हम कह सकते हैं उस रूप में कि यहाँ हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं तो तय होता है कि कुछ पैसे लगाने हैं, हमें कुछ खर्च करने हैं। लेकिन आपका एक वो दायरा है जहाँ आप मदद के तौर पर लोगों को हेल्थ सर्विसेज देते हैं। तो मैं समझना चाहूँगा कि आखिर कैनविन फाउंडेशन किस तरीके से गुरुग्राम में अपनी सेवाएं दे रहा है, वैसी सेवाएं जिससे लोगों को लगता है कि नहीं, आप भी उनकी मदद के समय में, उनकी दिक्कतों के समय में एक बड़ी राहत हो सकते हैं। जी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि चिकित्सा हर आदमी की एक मूलभूत ज़रूरत भी है और उसका अधिकार भी है। कोई भी इंसान है, उसको अच्छी हेल्थ सर्विसेज चाहिए ही चाहिए। लेकिन क्या वो हम अवेलेबल करवा पा रहे हैं, एक बड़ा प्रश्न है। गुड़गांव की आबादी 30-35 लाख 40 लाख के आसपास की आबादी है। और यदि हम देखते हैं, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ। हमारे गुड़गांव शहर में यदि सरकारी हॉस्पिटल की बात करते हैं तो बहुत छोटा सा एक हॉस्पिटल है सेक्टर 10 में, और वो भी वहाँ भी इतनी फैसिलिटी आपको कहीं अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। तो एक आम आदमी जाए कहाँ पे? आज मेडिकल हब है हमारा गुड़गांव शहर, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ मेदांता मेडिसिटी के नाम से हॉस्पिटल भी है। लेकिन क्या वो हॉस्पिटल आम आदमी की पहुँच में है? क्या वो एक आम आदमी वहाँ जाने की हिम्मत भी कर सकता है? आयुष्मान भारत योजना हमारी बहुत बड़ी योजना सरकार ने, केंद्र सरकार ने लागू की, लेकिन आज भी बहुत बड़ी अवेयरनेस की, जागरूकता की कमी है। यदि मैं उसका यूजर हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूँ, जबकि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, तो मुझे भी नहीं पता कि मैं फैसिलिटी लेने के लिए जाऊँगा। मैं कोई सरकार की कमियाँ नहीं गिना रहा, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत जो मैं बता रहा हूँ वो है जागरूकता की कमी। तो इसमें हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो छोटी छोटी अपने कर्तव्य भी निभाए और अपने अधिकार की बात भी करे। तो कैनविन फाउंडेशन उसी एक विजन पे काम कर रहा है कि कैसे एक आम आदमी के लिए अच्छी हेल्थ सर्विसेज अफोर्डेबल भी हो, अप्रोचेबल भी हो और विश्वसनीय एश्योरेबल भी हो। तो उसी मॉडल पे हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा अलग अलग हॉस्पिटल से हम टाई अप करते हैं और किस बीमारी में कौन सा डॉक्टर अच्छा है, उसकी पॉकेट के अनुसार कौन सा हॉस्पिटल उसके लिए सूटेबल है। तो इस पे हम काफ़ी काम कर रहे हैं। पिछले 2.5 साल से हमारी टीम पूरी ज़बरदस्त काम कर रही है। और पीछे कोरोना के टाइम पर हमने देखा कि कैसे एक आदमी खड़ा का खड़ा रह गया। एक पढ़े लिखे आदमी भी, एक एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के आदमी भी, जिसकी जो IAS IPS है, उसको ये नहीं पता था कि मेरे को जाना कहाँ पे है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जागरूकता है। तो जिस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत है, सशक्त है, उस देश की तरक्की होना निश्चित है और बहुत जल्द होना निश्चित है। हमारे साथ क्योंकि डॉक्टर अंकुर गर्ग भी मौजूद हैं, डायरेक्टर है, सीनियर कंसल्टेंट हैं लिवर ट्रांसप्लांट के।
सर बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से। अंकुर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम जब देश की बात करते हैं और यहाँ की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट से आप जुड़े हुए हैं, कितना विश्वास यहाँ की जनता कर पाए यहाँ की टेक्नोलॉजी पे, खासकर लिवर ट्रांसप्लांट की बात कर ली जाए, क्योंकि जब भी इस तरीके की बीमारियों के नाम आते, आम जनता जो बहुत, अगर गांव से भी संबंधित अगर कोई लोग हैं तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है ये तय कर पाना कि वो कहाँ जाकर इलाज करवाएं। और इससे भी अगर हम और भी अगर मध्यम वर्ग या फिर उससे भी ऊपर के वर्गों की बात कर ली जाए, तो क्या विश्वास कर पाना आसान है आज की तारीख में देश की तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं पर, लिवर ट्रांसप्लांट पर? क्या वो बाहर का रास्ता ना तय करें, बाहर अन्य देशों का रुख ना करें? तो इसमें मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आज लोग ये सोचते हैं कि लिवर ट्रांसप्लांट के लिए मुझे इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा, तो शायद ये बहुत ही बड़ी अनअवेयरनेस है उनकी और बहुत ही बड़ा मिथ है। इनफैक्ट आज की डेट में एटलीस्ट 70 से 80 लोग हर महीने इंडिया में आते हैं बाहर की कंट्री से अपना लिवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। तो ये फिगर्स मैं शायद सिर्फ इसलिए कोट करना चाहता हूँ कि लोगों को इसका आइडिया हो पाए कि इंडिया लिवर ट्रांसप्लांट में कितना प्रोग्रेस कर चुका है। एंड आज की डेट में लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी कोई एक ऐसी एक्सपेरिमेंटल या नोवाइस सर्जरी नहीं बची है। इंडिया के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करें और इंडिया में अगर लिवर ट्रांसप्लांट ट्रेन डॉक्टर्स की हम बात करें, तो आज की डेट में इंडिया के लिवर ट्रेन ट्रांसप्लांट डॉक्टर्स पूरे वर्ल्ड में रिस्पेक्ट मिलती है उनको। बहुत सारी इंटरनेशनल फैकल्टीज़ इंडिया से जाती हैं। एंड कोरिया के बाद इंडिया शायद सेकंड नंबर पे है वर्ल्ड में जहाँ पे लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट सबसे ज़्यादा होता है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन आप ये आंसर ये क्लैरिफाई तो कर देगा कि इंडिया में लिवर ट्रांसप्लांट कितना सक्सेसफुल है और क्या हमें लिवर ट्रांसप्लांट के लिए इंडिया को छोड़ के जाना चाहिए कि नहीं। अगर मेरे पास आज डिसीजन मेकिंग है और मुझे अपने फैमिली मेम्बर का लिवर ट्रांसप्लांट कराना है, तो मैं शायद इंडिया क्या, मैं अपना सिटी भी डिस्ट्रिक्ट भी छोड़ के कहीं और नहीं जाऊँगा। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर अगर हम सक्सेस रेट की बात करें लिवर ट्रांसप्लांट की इंडिया के अंदर, वो क्या चल रहा है इस वक्त, ताकि लोग और ज़्यादा भरोसा जता पाएँ यहाँ की तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं पर? लिवर ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट खाली इंडिया के अंदर ही नहीं, अगर वर्ल्ड अक्रॉस भी हम बात करें तो अराउंड 92 to 95% लिवर ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट है। और इंडिया के जितने भी लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं वो भी ऑलमोस्ट इसी सक्सेस रेट पे ऑपरेट करते हैं, बिकॉज ऐसा हॉस्पिटल कोई भी नहीं है। देयर बहुत सारी रेगुलेशंस होती हैं, बहुत सारे कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं। अगर कोई भी हॉस्पिटल अच्छा नहीं करेगा तो उनका लिवर ट्रांसप्लांट लाइसेंस बंद हो जाता है। सो इंडिया में भी लिवर ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट 92 to 95% के बीच में है। ठीक है। डीपी गोयल जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कुछ चुनौतियों का जिक्र किया, शायद अभी जुबान में सही, कि जहाँ आपको ऐसा महसूस हुआ कि सरकार से और बेहतर सपोर्ट मिल सकती है। मैं चाहूँगा कि आप क्यों ना खुलकर अपनी बात रखें और ऐसी फाउंडेशन जैसे आप, जिसको आप चला रहे हैं, या ऐसे और NGO जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वो आगे आएँ। उनको क्या सुविधाएं चाहिए वो आप सामने रखिए, ताकि ऐसे हेल्थ सर्विसेज से जुड़े लोग आगे आएँ और लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि बहुत वे काम करने की ज़रूरत है, लोगों के जागरूक होने की भी ज़रूरत है। सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उनको अच्छी तरीके से सच्ची नीयत के साथ इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। केंद्र सरकार ने बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी दी है, लेकिन क्या कोई एजेंसी ऐसी बनी कि उसके इम्प्लीमेंटेशन की कोई चेक हो सके? तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आज हमारा प्रपोज हॉस्पिटल है 500 बेड का, तो वो कहाँ अटका हुआ है? तो ये सारी चीज़ें, तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशंस की जो जिम्मेदारियां होती हैं उस पर भी एक बहुत बड़ी बात मैं रखता हूं कि कैनविन फाउंडेशन जैसी संस्थाएं, मतलब 1000 संस्थाएं भी गुड़गांव में हो तो भी कम है। तो हमें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी, अपनी आवाज़ को और थोड़ा बुलंद बनाना होगा। तो जब हमारी आवाज़ बुलंद होगी, सिरे तक पहुंचेगी, तो जरूर जागरूकता भी आएगी और काम भी होगा। देखिए, अब वैक्सीनेशन का जो काम था, कोविड टेस्ट का काम था, ऐसा नहीं है कि सरकार कहीं फेल हुई है, सरकार ने काम किए हैं, लेकिन उस ज़रूरत को अच्छे तरीके से बताने की ज़रूरत है कि भाई लोगों की ज़रूरत है, आप ये जरा जल्दी करिए। 500 बेड का हॉस्पिटल प्रपोज्ड है, तो जल्दी से बनाइए इसको। बिल्कुल, तो कैनविन फाउंडेशन और मेट्रो हॉस्पिटल जो है, इस तरीके की तमाम संस्थाएं आज की तारीख में इस देश को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान जो है वो लगातार निभा रही हैं। और हमारे साथ क्योंकि पैनल में मौजूद डॉक्टर अंकुर गर्ग और डीपी गोयल की ओर से भी जो तमाम जानकारी दी गई, खासतौर पर अगर हम बात करें लिवर ट्रांसप्लांट की, तो आज की तारीख में इस देश की स्वास्थ्य सुविधा पर, यहाँ के अस्पतालों पर विश्वास करना जनता के लिए और ज़्यादा आसान हो गया है। और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में ये देश स्वास्थ्य सुविधाओं में और भी ज़्यादा तरक्की करे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। थैंक यू।